A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं साइंस को थ्रू MCQs, तो ये इसका सेट नंबर 39 है. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है आपको. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन पर्पज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी सीरीज़ भी देखना या मेरे बाकी के वीडियोस भी देखना तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे. इस सेट का पहला सवाल जो है वो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है. इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि जो एक ऑब्जेक्ट है उसकी नेचुरल टेंडेंसी जो होती है टू रेजिस्ट चेंज व्हाइल इन मोशन और रेस्ट इज कॉल्ड. ये उस प्रॉपर्टी, उस नेचुरल टेंडेंसी की बात की जा रही है जो एक ऑब्जेक्ट के अंदर होती है कि वो अपनी जो नेचुरल स्टेट है, चाहे वो मोशन में है चाहे वो रेस्ट में है, उसको रेजिस्ट करता है, उसको रोकता है चेंज करने से. मतलब वो जिस स्टेट में है, चाहे वो मोशन में है चाहे वो रेस्ट में है, वो ऑब्जेक्ट जो है उसी स्टेट में रहने की कोशिश करता है. अपनी नेचुरल टेंडेंसी जो है उसकी रेजिस्ट करने की, उस प्रॉपर्टी को, उस नेचुरल टेंडेंसी को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है. क्या उसको मास कहा जाता है, क्या उसको इनर्शिया कहा जाता है, क्या उसको फोर्स कहा जाता है, या उसको नन ऑफ द अबव कहा जाता है. ये आपसे पूछा जा रहा है. मास, इनर्शिया, फोर्स एंड नन ऑफ द अबव. सो दिस इज एन NCERT क्वेश्चन. अगेन हमने NCERT जब हम पढ़ रहे थे, फिजिक्स की जो चैप्टर्स आते हैं उसके बारे में हम जब पढ़ रहे थे, तो दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. हमने न्यूटन के बारे में पढ़ा था, न्यूटन के 1, 2, 3 लॉ ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ा था, तब हमने इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया था. तो इसका सही जवाब है बी, इनर्शिया. अब इनर्शिया होता क्या है? तो इनर्शिया जो है वो टेंडेंसी है, वो प्रॉपर्टी है किसी एक ऑब्जेक्ट की कि वो किसी भी जिस स्टेट में वो ऑब्जेक्ट होगा उसी स्टेट में बने रहने की कोशिश करता है, वो उस स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता. तो जो रेजिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का टू चेंज फ्रॉम अ गिवन स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया. जो मेजर ऑफ इनर्शिया है इन टर्म्स ऑफ इट्स मास, जितना ज़्यादा मास होता है उतना ज़्यादा इनर्शिया होता है. ऑन द अदर हैंड पावर, एनर्जी और स्ट्रेंथ जो है पुट टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स गिवन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट इज कॉल्ड फोर्स. जो चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई की जाएंगी, देखिए एनर्शिया क्या होगा, एनर्शिया वो उसकी प्रॉपर्टी होगी, वो उसकी टेंडेंसी होगी कि वो जिस स्टेट में है, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो मोशन में है, उसको ही मेंटेन करेगा, उससे चेंज करने को वो रेजिस्ट करेगा. तो दैट इज कॉल्ड एनर्शिया. एनर्शिया डिपेंड करता है मास के ऊपर. और अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स जो उसके ऊपर लगाते हैं, मतलब कोई भी प्रेशर लगाते हैं, कोई भी एनर्जी लगाते हैं जो कि उसको या तो रोक देता है या तो उसको चला देता है, तो दैट एक्सटर्नल थिंग इज कॉल्ड फोर्स. राइट, बेसिक सा कंसेप्ट जो कि हमने NCERT में डिस्कस किया था. तो ये बहुत ही अच्छा, न्यूटन के जो तीनों लॉ हैं, जितने भी बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं जिनके लॉज हमें NCERT के अंदर दिए गए हैं, चाहे वो न्यूटन की बात करें हम, चाहे हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, जूल, जितने भी ऐसे लॉज हमारी को NCERT में आते जाएंगे वो लॉज आपको पता होना चाहिए. चाहे डार्विन की बात करें बायोलॉजी में, केमिस्ट्री की बात करें, बोर्स प्रिंसिपल की बात करें, ये जितने भी मॉडल्स होते हैं, थॉमसन मॉडल, ये सब आपको पता रहना चाहिए. आपको पता रहना चाहिए कि उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने एटलीस्ट जो NCERT का पार्ट है उसने डिस्कवरी किया, क्या उनका पोस्टुलेट कहता है, उस लॉ के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसी से हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं. अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द अल्टीमेट एनर्जी सोर्स फॉर एवरी लिविंग बीइंग. अगेन NCERT का सवाल मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है. वाटर अल्टीमेट सोर्स ऑफ लिविंग बीइंग है. एनर्जी का सोर्स जो है, वाटर से हमें क्या निरंतर एनर्जी मिल सकती है, इलेक्ट्रिकल है, सन है या एयर है. तो बहुत आसान सवाल, लेवल 1 का सवाल है, बहुत आसान सवाल है. जो कोई भी NCERT पढ़ता है वो इसको झट से बता देगा कि अगर हम अल्टीमेट एनर्जी सोर्स की बात करते हैं तो वो हमारी अर्थ पर, हमारा सोलर सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा किसकी वजह से, किसकी एनर्जी से चल रहा है, सन की एनर्जी से चल रहा है. अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो उसका कारण भी सन है, उसी के पुल के अंदर हम रोटेट कर रहे हैं. अगर हमें किसी भी तरीके की एनर्जी मिल रही है उसका कारण भी सन है, जिसकी वजह से हम लाइफ यहाँ पे सस्टेन हो पा रही है. मतलब अर्थ जो है वो उस तरीके का प्लानट है कि उसका अगर पोजीशनिंग देखेंगे, अगर हम 9 प्लैनेट जो कि अब 8 रह गए हैं, मतलब अगर सारे प्लैनेट्स की पोजीशनिंग अगर आप देखते हैं तो अर्थ की पोजीशनिंग इस तरीके से हुई है, उतना डिस्टेंस है कि अर्थ को ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी मिलती है ना तो बहुत कम गर्मी मिल रही है, उसे ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ गर्मी मिलती है. उसका जो टिल्ट है अर्थ का, 23.5 डिग्री का जो टिल्ट है अर्थ का, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे सीजन चेंज होते हैं जो कि लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं. बाकी किसी प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल इसीलिए नहीं हो पाई है अब तक क्योंकि उनको ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिल रहा है. तो अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन फॉर अस.
देखिए साइंस की ना एक बहुत ही अच्छी सी बात ये होती है कि साइंस के अंदर क्या होता है, थीसिस आती है, कोई हाइपोथेसिस होगा उसको थीसिस बनेगा और फिर उसका एंटी थीसिस आता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी थ्योरी जो आपको साइंस में दिखाई देगी, कुछ थ्योरीज ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सली एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ है जिनके बारे में अभी तक कोई रिफ्यूटेशन नहीं है, जैसे न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन है, एनर्जी का थर्मोडायनामिक्स का लॉ है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इस तरीके के जो लॉज है दे कैन नॉट बी रिफ्यूटेड, अभी तक मतलब ऐसा उनके बीच में जरा भी डाउट नहीं आया। बट बहुत सारे ऐसे लॉज आए साइंटिफिक रिसर्चेस में जिसमें हमने एक चीज़ को एक बार बोला कि भी ऐसा, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एटम, जिसमें हमने बोला, पहले हमने बोला एटम एक गोल सा चीज़ होता है, फिर जब हमने उसको ज़्यादा देखा तो हमने देखा अच्छा उसके अंदर न्यूक्लियस भी है, फिर हमने सब एटॉमिक पार्टिकल की बात की, क्योंकि जो पहले पॉस्टुलेट लिखा गया था उसमें क्या बोला गया था कि एटम जो है नॉन मतलब डिविजिबल नहीं है। लेटर ऑन हमको पता चलता है कि भी एटम के अंदर तो सब एटॉमिक पार्टिकल है। फिर जब हमने लास्ट थोड़ा डिकेड में जब हमने रिसर्च किया तो हमें पता चला हिग्स बोसोन पार्टिकल भी होता है, गॉड पार्टिकल जिसको बोला जाता है वो पार्टिकल होता है। तो मतलब ऐसे पार्टिकल्स भी मौजूद हैं जो एटम से भी सब एटॉमिक लेवल पर मौजूद हैं, जिनको कोई बैरियर रोक नहीं पाता। उनको रोकने के लिए बहुत बड़ी बड़ी थिकनेस की चट्टानें चाहिए, वो हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से नई नई डिस्कवरी होती रहती है। तो जो पुरानी डिस्कवरीज होती हैं कई बार वो फुल प्रूफ नहीं होती हैं, या लॉज जो है पुराने फुल प्रूफ नहीं होते हैं, तो उसके अगेंस्ट में दूसरा लॉ आ जाता है। बट अब तक का जो लॉ है वो ये कहता है, अब तक का जो रिसर्च है वो ये कहता है कि हमारी अर्थ पे जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन। तो सन हमें अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी देता है। हो सकता है 10-20 साल के बाद हम कुछ और सोर्स डिस्कवर कर पाएँ और हमें पता चले कि भाई सन भी है जो अपनी एनर्जी कहीं और से डिराइव करता है। सो द अल्टीमेट सोर्स फिर वो हो जाएगा, राइट? अभी तक सन है। ये एक्सप्लेनेशन यही दिया गया है इसके अंदर, आप इसको पढ़ सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में हम उसको एनर्जी को कैप्चर करते हैं, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, फूड बनता है, उस फूड को फूड चेन में सारे लोग खाते हैं। हर्बीवोरस पहले फूड बनाते हैं, वो प्लांट्स फूड बनाते हैं, हर्बीवोरस उनको खाते हैं, कार्निवोरस उनको खाते हैं। फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता रहता है अबव द पिरामिड। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट कॉजेज टूथ डिके और डेंटल केरीज, मतलब जो हमारे दांत के अंदर कीड़ा लगता है या जो हमारा दांत जो है खराब हो जाता है कीड़ा लगने से, उसका कारण क्या है, ये पूछा गया। ये जो सवाल है इसमें आपसे ऑप्शन दिए गए हैं शुगर, एसिड, सेलुलॉइड एंड सलाइवा। तो क्या शुगर है वो कॉज कर सकता है, क्या एसिड कॉज कर सकता है, क्या सेलुलॉइड कर सकता है, या सलाइवा की वजह से टूथ डिके होता है? तो जब हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरियाज होते हैं हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट। हमारे माउथ के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब 500 वैरायटी ऑफ बैक्टीरियाज तक हमारे मुंह के अंदर पाए जाते हैं, जो कि इसमें से बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ खराब बैक्टीरियाज होते हैं जो वो हमारी ओरल हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। सिर्फ हमारे माउथ में ही नहीं, हमारे पूरे जीआई ट्रैक के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं, जिसमें से काफ़ी सारे। तो होता क्या है, जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो इसका सही जवाब जो है वो एसिड है। तो जब होता क्या है कि जब भी हम कोई अगर मैंने आपको टूथ का स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने आपको ये बताया था, ऐसे अगर मैं ये दांत का स्ट्रक्चर बनाती हूँ और इसके अंदर ये पल्प का चेम्बर है, ठीक है, ये पल्प होता है सबसे अंदर वाला, ये डेंटिन होता है बाहर वाला, और सबसे बाहर वाला होता है इनामल। तो इनामल जो है ये जो आपको दिख रहा है चमचमाता हुआ, दिस इज इनामल। उसके अंदर एक और बिना चमचमाती हुई सफ़ेद लेयर आएगी, दैट इज डेंटिन, और उसके अंदर आएंगी दांत की नसें होती है। तो ये जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है किस वजह से, ये सबसे पहले इनामल खराब होता है, फिर डेंटिन खराब होता है, फिर वो पल्प तक पहुंच जाता है और पूरा दांत खराब हो जाता है, फिर आपको आरसीटी कराना पड़ता है, राइट? तो ये होता कैसे, जब भी जो बैक्टीरियाज हैं, अगर आप कुछ मीठा खाते हैं, कुछ भी ऐसा खाते हैं जो आपके दांतों के ऊपर चिपक गया, स्टिकी है, और आपने ब्रश नहीं किया रात को और आप ऐसे ही सो गए, तो वो जो खाना आपके दांतों के ऊपर चिपका रहता है उसको जो है बैक्टीरियाज डिके करते हैं, उसको गलाते हैं, उसको खा रहे हैं बैक्टीरिया खाना। तो वो जो खाना है, जो बैक्टीरिया जो है शुगर के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, उससे जब वो शुगर के ऊपर एक्ट करते हैं तो एसिड प्रोड्यूस होता है। तो वो जो एसिड है वो आपके दांत के ऊपर ही रहेगा, तो वो जो आपके दांत को खराब करता है, एंड इट स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल्स फ्रॉम द इनामल एंड सॉफ्टनिंग इट। तो डेंटल प्लाक इज द रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल मासेस, फूड पार्टिकल्स स्टिकिंग टुगेदर। वो जब फूड पार्टिकल जब शुगर को डिके करते हैं तो तब एसिड प्रोड्यूस होता है। इसीलिए बोला जाता है कि भाई मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठे से कीड़ा नहीं लगता। एक चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए, मीठा खाने से दांत में कीड़ा नहीं लगता। दांत में कीड़ा इसलिए लगता है कि आप वो मीठा खा रहे हैं जो आपके दांतों में चिपका रह जाता है, ब्रश नहीं करते सही टाइम पर। हमें रात को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो सुबह ब्रश स्किप कर सकते हैं, बट रात को आपको ब्रश स्किप नहीं करना। क्यों? क्योंकि रात को हम सोते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारे माउथ के अंदर सलाइवा का फ्लो भी रुक जाता है।
तो जो भी हमने खाया बैक्टीरिया को वहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा और वो उसको डिके करेंगे, डिके करके एसिड प्रोड्यूस करेंगे और एसिड की वजह से हमारा दांत भी खराब होता रहेगा साथ साथ। तो अगर हम बात करते हैं ब्रशिंग की, तो ब्रशिंग का सही टाइम कौन सा है? तो ब्रशिंग का सही टाइम जो है रात का टाइम है, इसीलिए 2 बार ब्रश करना चाहिए। मॉर्निंग टाइम तो करते ही हैं हम, बट इवनिंग टाइम में रात में सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए। एंड आफ्टर ब्रशिंग वी शुड नॉट ईट एनीथिंग। ओके, तो ये हमारा किस वजह से है? एसिड की वजह से। अगला सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो उसमें आपसे पूछा जा रहा है, अमंग्स द फॉलोइंग विच इज नॉट अ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। कौन सा इनएग्जॉस्टिबल नहीं है? पहले आप देखिए कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। सनलाइट है, नेचुरल गैस है, एयर है, वाटर है। सनलाइट क्या एग्जॉस्ट हो सकता है? नहीं, रोज रोज आ जाती है सनलाइट। एयर रोज चल रही है। एयर किस वजह से चलती है? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सॉरी हाई प्रेशर एक जगह पे लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से क्या होगा? एयर यहाँ पे आएगी लो प्रेशर को कवर करने के लिए। एयर चलती रहती है। वाटर का फ्लो भी मेंटेन है। बारिश आती है, इवेपोरेट हो जाता है, ऊपर बादल बन जाते हैं, क्लाउड्स, और उसके बाद फिर बारिश, है ना। तो ये सब चलता रहता है। सिर्फ इसमें से नेचुरल गैस है जो कि जिसको हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, जो कि किस तरीके से बनी है नेचुरल गैस, जो बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु जो है वो दब गए थे, प्रेशर लगा मिलियंस एंड मिलियंस ईयर तक, गर्मी प्रेशर, उसकी वजह से क्या हुआ? पेट्रोलियम बन गया और वहाँ पे नेचुरल गैस भी बन गया। तो नेचुरल गैस जो है इसमें से वो है रिसोर्स जो कि खत्म हो सकता है। तो इट इज़ नॉट एन इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना, एक तो दिया हुआ है इनएग्जॉस्टिबल, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, नॉट और नहीं है जो। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। कई बार क्या होता है, आप जल्दीबाजी में अगर इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आसान होते हैं, बट अगर आपने इंग्लिश उसकी सही तरीके से नहीं पढ़ी, या हिंदी जिसमें भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसका हिंदी या इंग्लिश, मतलब बेसिकली क्वेश्चन अगर आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा, आपने क्वेश्चन का लैंग्वेज को सही तरीके से डिसाइफर नहीं कर पाए, अगर आप समझ नहीं पाए क्वेश्चन को, तो गलत होने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब आता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ों की कटाई हो गई इतनी ज़्यादा, पेड़ डिस्ट्रॉय कर दिए गए, उसका कारण क्या है? तो उसके कारण आपको दिए गए लैंड प्रोक्योरमेंट फॉर कल्टीवेशन, सिवियर ड्रॉट, बिल्डिंग होम्स, यूजिंग वुड टू मेक फर्नीचर। ये बताइए। अब इस तरीके के सवाल आप देखिए, पहले सारे ऑप्शन पढ़िए। लैंड प्रोक्योरमेंट फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए लैंड को प्रोक्योर कर लिया। सिवियर ड्रॉट, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया। बिल्डिंग होम्स, हमने घर बनाने हैं तो हम क्या लकड़ियाँ काट के ले आते हैं। और यूजिंग वुड टू मेक फर्नीचर, हमें फर्नीचर बनाना है, उसके लिए हमने लकड़ियाँ काट ली। तो इसमें से डिफॉरेस्टेशन का कारण क्या है? एक ही है। अब अगर इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना होता मुझे, तो मैं क्या कर देती, ओनली 1 A and B, ओनली ABC, ऑल ऑफ द अबव, तो इसका डिफिकल्टी लेवल और बढ़ जाता। अभी मैंने इसको थोड़ा आसान डिफिकल्टी लेवल पे, मतलब ईजी लेवल पे रखा है। तो अब आप इसमें से बताइए, इसमें से कोई एक ही उसका कारण है, तो क्या कारण इसका हो सकता है? अब आपके सबके दिमाग में अलग अलग कारण आएंगे। वैसे तो सारे ही कारण है, अगर मुझे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना होता तो एक ऑप्शन में ये डालती ऑल ऑफ द अबव, तो आप ऑल ऑफ द अबव को टिक कर देते, राइट। बट इसका जवाब ऑल ऑफ द अबव नहीं है, क्योंकि इसमें से आपको एक ही जवाब को टिक करना है। अगर आप देखते हैं, ध्यान से पढ़िए इनको, लैंड प्रोक्योरमेंट फॉर कल्टीवेशन, अगर आप लैंड प्रोक्योर करते हैं फॉर कल्टीवेशन, दैट इज नॉट द कॉज, ओके। बिल्डिंग होम्स, ये कॉज नहीं है, गोल गोल घूम रही है बात। अगर आप कॉज की बात करते हैं तो सूखा पड़ना कारण है, जब सूखा पड़ेगा तो पेड़ जो है वो सूख जाएंगे। ये जो है, तो इसका जवाब जो है बी है। एक्सप्लेनेशन देखिए आप इसकी। अगर डिफॉरेस्टेशन है, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है? सिवियर ड्रॉट है। लैंड प्रोक्योरमेंट फॉर कल्टीवेशन, बिल्डिंग होम, यूजिंग वुड फॉर, ये सारे के सारे सम ऑफ द पर्पज हैं जिसके लिए हम ट्रीज को काट रहे हैं, वो पर्पज थे। कारण अगर डायरेक्ट कारण बताते हैं तो डिफॉरेस्टेशन उसका कारण होगा, जंगल में आग लगना उसका कारण होगा, ना कि बिल्डिंग होम्स, फर्नीचर, ये सारे उसके पर्पज हैं जिसके लिए हम काट रहे हैं, राइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो इस तरीके के सवालों में आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ेगा। आपको जो थिंकिंग है आपकी ये समझनी पड़ेगी कि इसमें से कारण कौन सा है, इसके अंदर से पर्पज कौन सा है, इफेक्ट कौन सा है। चीज़ें सारी सही लिखी होंगी। बिल्डिंग होम्स, इसके लिए हम क्या कर देते हैं, हम लैंड खरीदते हैं, हमें उस जगह पे घर बनाने, हमने जंगलों को साफ कर दिया।
बट दैट इज अ पर्पस। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कॉशियस रहिए, इस टाइप के क्वेश्चन स्टेट पीसीएस यूपीएससी पूछता है, ठीक है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। नेक्स्ट सवाल जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी करेक्ट नहीं है? पहली स्टेटमेंट पढ़ो, हेपेटाइटिस बी की बात हो रही है, वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक एचआईवी की तरह ट्रांसमिट होता है हेपेटाइटिस बी वायरस, पहला स्टेटमेंट। हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन। ये बोल रहा है कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन नहीं है, हेपेटाइटिस सी की है, ऐसा बोल रहा है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है, ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस आर सेवरल टाइम्स मोर देन दोज इन्फेक्टेड विद एचआईवी। नेक्स्ट बोल रहा है, सम ऑफ द इन्फेक्टेड हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरसेस डू नॉट शो सिम्टम्स फॉर मेनी ईयर्स। अब आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो कॉमन डिजीजेज हैं, जो भी चर्चा में आती हैं, जैसे चिकनगुनिया हुआ किसी वक्त, ब्रेन फीवर हुआ, येलो फीवर हुआ, कोरोना हुआ, तो जो जो डिजीजेस के बारे में चर्चा में आ गई, जिसके नंबर ऑफ केसेस हमें ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, उस डिजीज़ के बारे में आपको तो पढ़ना पड़ेगा। उसका क्या कॉजेटिव एजेंट है, वो कैसे काम कर रही है, पता कैसे चलता है, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, ये चीज़ें तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। देयर इज़ नो एस्केप अबाउट इट। तो हेपेटाइटिस जो है उसमें से एक वो टाइप की डिजीज़ है। हेपेटाइटिस बी, सी, ई, काफ़ी तरीके के हेपेटाइटिस होते हैं। ए, तो जो हेपेटाइटिस बी होता है इसमें से, ये बिल्कुल उसी तरीके से फैलता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से फैलता है, स्वेट से भी फैल जाता है। तो मतलब एचआईवी जैसे फैलता है वैसे तो फैलेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलेगा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलेगा, बट साथ में ये फैल जाता है किससे? स्वेट में भी होता है, हमारे पसीने से भी फैल सकता है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक एचआईवी, ठीक है। ये हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अवेलेबल है। इसी तरीके से उसको पॉपुलराइज किया जा रहा था कि हमें हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाना चाहिए। नहीं तो हेपेटाइटिस अगर किसी पेशेंट को होता है तो वो किसको अफेक्ट करता है, कौन से ऑर्गन को? वो लिवर को जाके अफेक्ट कर देता है, तो लिवर खराब हो जाता है, मतलब इतना खराब हो जाता है, फेटल, बिल्कुल खराब कर देता है लिवर को। तो इसलिए हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो लगवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ वैक्सीन लगवाने हैं तो आप ये समझ लीजिए, आपको हेपेटाइटिस बी उसमें से एक इस तरीके का है, अगर आपका पब्लिक कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप बस में या मेट्रो ट्रेन में या इस तरीके की चीज़ों में ट्रैवल करते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि स्वेट से भी आप टच कर सकते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। एज अ डॉक्टर, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज़, इन सबको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवाना मैंडेटरी होता है, क्योंकि वो पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आते रहते हैं, गलती से ब्लड के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, स्वेट के कॉन्टैक्ट में तो आ भी सकते हैं, तो इसलिए उनको तो मैंडेटरी होता है। बट नॉर्मल पॉपुलेशन को भी हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। तो दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। ओके, ग्लोबली जो है ये दोनों बाकी के स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। ग्लोबली जो है नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी एंड सी आर मच मोर देन एचआईवी। एचआईवी से उतने इन्फेक्ट नहीं होते हैं जितने बी और सी से इन्फेक्ट होते हैं। सम ऑफ दोज इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी सी डज नॉट शो सिम्टम फॉर मैनी ईयर्स, मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर रहता है। आप ये सोचिए कितनी खतरनाक बात है, जो पेशेंट है उसकी बॉडी में रहेगा, कोई सिम्टम नहीं आएगा, तो दूसरा जो पर्सन है वो उसके कॉन्टैक्ट में आएगा, उसको भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है अगर उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या क्लोज कॉन्टैक्ट में आता है। तो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है, दिस यू कैन रीड। देखिए, हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है उसको हम एंटी कैंसर वैक्सीन की कैटेगरी में डालते हैं। एंटी कैंसर वैक्सीन की कैटेगरी में क्यों डालते हैं? क्योंकि ये जो है हेपेटाइटिस बी अगर किसी को होता है तो वो उसके लिवर को ख़राब करता है और लिवर कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसलिए हम इसको एंटी कैंसर वैक्सीन भी कहते हैं। अगला सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कार्बन फर्टिलाइजेशन। ये जो सवाल है ये पहले एग्जाम में पूछे गए सवाल आ रहे हैं। इससे पहले वाला सवाल हेपेटाइटिस जो सवाल था वो भी पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कार्बन फर्टिलाइजेशन, तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं। कार्बन फर्टिलाइजेशन के बारे में ये यूपीएससी द्वारा पूछा गया सवाल है। इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, इसका मतलब कार्बन फर्टिलाइजेशन है। इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, मतलब पहला स्टेटमेंट था
कि प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है जब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, इसको हम कार्बन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दूसरा है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है जब इंक्रीज होती है कॉन्सेंट्रेशन CO2 की। देखो स्टेटमेंट तो ये भी ठीक है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, बट इसको कार्बन फर्टिलाइजेशन कहते हैं या नहीं ये हमें नहीं पता। इंक्रीज एसिडिटी ऑफ द ओशन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, स्टेटमेंट करेक्ट है, इंक्रीज हो जाती है एसिडिटी जो है ना, एसिडिक कंडीशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने से, बट क्या उसको कार्बन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एडेप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ टू द क्लाइमेट चेंज ब्रॉट अबाउट और द इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अडेप्टेशन हो गई है लिविंग बींग्स की, इंक्रीज जो कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की उससे अडेप्ट तो हुई है। खैर इसमें से किसको हम कार्बन फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है इनिशियली, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो प्लांट्स को क्या यूटिलाइज करना है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ती है तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिलती है, दैट इज ट्रू, दिस इज कॉल्ड कार्बन फर्टिलाइजेशन। ए जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इफेक्ट सजेस्ट दैट द इंक्रीज CO2 इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस की जरूरत है, CO2 की जरूरत है। तो जब CO2 की अमाउंट बढ़ती है तो अमाउंट जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो प्लांट जो है ग्रोथ रजिस्टर करते हैं, क्योंकि उनके फोटोसिंथेसिस में वही काम आती है, राइट। अगला सवाल जो है ये भी प्रीवियसली एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसमें आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अर्थ मैग्नेटिक, पहली स्टेटमेंट, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स, हर एक 100,000 ईयर्स के बाद जो है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है रिवर्स हो जाता है। When the earth was created more than 4,000 million years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide, ये बता रहे हैं। When living organism originated, they modified the early atmosphere of the earth। ये 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। UPSC का सवाल है, समझ गए होंगे आप स्टेटमेंट का ऑप्शंस देख के। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाता है। देखिए अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ के अंदर जो है क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है, ठीक है। कोर जो है हमें पता है, आउटर कोर जो है वो लिक्विड है, इनर कोर, आउटर कोर जो है लिक्विड है। क्यों है ऐसा, क्योंकि प्रेशर सबसे इनर मोस्ट कोर सॉलिड है और आउटर मोस्ट जो कोर है वो लिक्विड है। अंदर हो क्या रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वो मेल्ट हो गई है अंदर जो मेटल्स हैं, है ना। अब ये पूछ रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब बात हम मैग्नेटिक फील्ड की कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट हो रहा है कि वो जो अंदर जो हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स जो है अंदर वो क्या कर रहे हैं, वो मूवमेंट में है, तो उससे क्या होता है वो पोलैरिटी को रिवर्स कर देता है। नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो वो इसकी बात कर रहे हैं। रिवर्स का मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ भी बनता है, काफ़ी टाइम लगता है उसमें, लेकिन वो मैग्नेटिक जो है फील्ड वो है चेंज होता रहता है, ये बात पूछा जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड 4,000 मिलियन ईयर अगो, ये बताइए तब ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन थी या नहीं थी, या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड 54% ऑक्सीजन थी, नो कार्बन डाइऑक्साइड, ये वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्रेजेंट थी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं थी, ये स्टेटमेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जब ओरिजिनेट हुए उन्होंने अर्थ के एटमॉस्फेयर को चेंज किया। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। सिंस हमने इसको साइंस की एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, हम इसको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तब हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जब मैं आपको साइंस की एनसीईआरटी पढ़ा रही थी तो जितने टॉपिक अर्थ के ओरिजिन से आए थे उतने मैंने आपको पढ़ा दिए थे, टच मैंने किए थे, बहुत डिटेल में मैंने आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ाया था। तो अगर हम इसका जवाब देखते हैं तो इसका जवाब है ए का मतलब है वन ओनली स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि जब अर्थ का एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन बाद में आई है। ऑक्सीजन कैसे आई है, जब प्लांट्स आ गए, क्योंकि उससे पहले जब उन्होंने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले से मौजूद थी, लेकिन ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में मौजूद नहीं थी क्योंकि वो बाद में आई थी। ओके तो वन ओनली स्टेटमेंट करेक्ट है। कैसे, जो चेंज होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टिंग इन द मैग्नेटिक नॉर्थ बीइंग अलाइंड
with the geographic south and the magnetic south being aligned in the geographical north is called geomagnetic reversal. उल्टा हो जाता है, नॉर्थ का साउथ हो जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट मैग्नेटिक रिवर्सल जो होता है वो 2 लाख से 3 लाख सालों में रिपोर्ट किया जाता है कि 2 से 3 लाख सालों के बाद जो है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ऐसे हमें एविडेंस मिले हैं। किस तरीके से मिले हैं? जो हमारे क्रिस्टल फॉर्म हुए थे, हम उसको स्टडी करते हैं तो हमने देखा कि वो उल्टी डायरेक्शन में अलाइन है। जब वो मोल्टन लावा निकलता है तो उल्टी डायरेक्शन में अलाइन थे, तो इससे हमें पता चला कि भैया पहले जो नॉर्थ पोल था वो साउथ था। तो ये जो है, और दूसरा जो स्टेटमेंट था, बिटवीन 4.5 से 2.5 बिलियन ईयर्स अगो जो अर्ली एटमॉस्फेयर था उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड थी, लिटिल नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन थी। उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन कैसे आई? ऑक्सीजन आई फोटोसिंथेसिस के बाद। और थर्ड जो स्टेटमेंट था, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुए, they did not affect the early atmosphere because they lacked the ability to do so. The early atmosphere of the earth was modified by solar winds. ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट था ना, when living organism originated they modified the early atmosphere of the earth. early atmosphere of the earth जो है living organism ने नहीं मॉडिफाई किया था, वो किया था सोलर विंड ने, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे वो बहुत ही कम अमाउंट में थे, अभी बहुत ही कम नंबर्स में आए थे, और बैक्टीरिया छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म आए थे, तो उनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो पूरा एटमॉस्फेयर को चेंज कर पाए, ठीक है। तो अर्ली एटमॉस्फेयर चेंज हुआ था सोलर विंड से, और लेटर ऑन जो है एटमॉस्फेयर चेंज होता है। अब तो हम इतना ज़्यादा चेंज कर देते हैं कि इतनी कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस करे जा रहे हैं कि एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो वन ओनली स्टेटमेंट है। काफ़ी अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा जो ज्योग्राफी के चैप्टर से है, इनिशियल फ्यू चैप्टर से, जिसमें हम ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में बात करते हैं, तो उससे ये रिलेटेड सवाल था। इस तरीके का सवाल आपको फिर देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको इसका एक्सप्लेनेशन पता रहना चाहिए। अगला जो सवाल है इन टर्म ऑफ इवेंट, ये भी पहले पूछा गया हुआ सवाल है। इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल, ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं आर समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इन कंटेक्स्ट ऑफ, किसके कंटेक्स्ट में बात हो रही है? जब हम इवेंट होराइजन की बात कर रहे हैं, सिंगुलैरिटी की बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो ये सब कब हम बात करते हैं? ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स को जब हम पढ़ रहे हैं तब हम बात कर रहे हैं। स्टडी ऑफ द सोलर सिस्टम एंड ल्यूनर एक्लिप्स की बात कर रहे हैं। प्लेसिंग सैटेलाइट्स इन द ऑर्बिट तब पढ़ रहे हैं, या ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ऑरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तब हम पढ़ रहे हैं। बताइए, अच्छा सवाल है। ये सवाल जो है आपको बोलता है, इस तरीके के सवाल जो हैं ये आपसे डिमांड करते हैं कि आप लेटेस्ट जो रिसर्च हो रही है साइंटिफिक फील्ड में न्यूज़पेपर से उसको ज़रूर पढ़ें। ये इस तरीके के सवाल जो है 1-2 सवाल आते हैं पूरे एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी की बात करें, स्टेट पीसीएस की बात करें, 1-2 सवाल जो हैं वो लेटेस्ट रिसर्च से उठाते हैं। इसीलिए वो उठाते हैं ताकि वो उनको फेवर करते हैं जो स्टूडेंट्स लेटेस्ट रिसर्च के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसका सवाल जो है, इस जवाब जो है आपको मिलेगा ए, कि हम यूनिवर्स के बारे में जब हम बात करते हैं ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है? ब्लैक होल से रिलेटेड है। तो ब्लैक होल्स के बारे में जो लास्ट हमारा डिकेड था उसके बारे में उसमें काफ़ी चर्चा की गई है। जो हमारे महान साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी किताब ही लिख दी। तो ब्लैक होल्स के बारे में जो है ये जो सारी के सारे टर्म्स थे उसमें इसके बारे में बात की गई थी। तो ये जो ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स इज द राइट आंसर। ओके, स्ट्रिंग थ्योरी क्या कहती है? स्ट्रिंग थ्योरी इज यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स के कंटेक्स्ट में यूज़ की जाती है। तो ये जो सवाल होते हैं इसमें आपको पढ़ना होता है लेटेस्ट जो चीज़ें हैं उसके बारे में। आखिरी सवाल जो है इस सेट का, ये भी पहले पूछा गया सवाल है। ये आपसे पूछ रहा है, इन द सिटीज ऑफ द कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। जब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम कितनी गैसेस का यूज़ करते हैं, या इसमें से कौन कौन सी गैसेस का यूज़ मतलब मेजर लेते हैं, कि कार्बन डाइऑक्साइड को सिर्फ मेजर कर रहे हैं हम, कार्बन मोनोऑक्साइड को कर रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। इन 5 गैसेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से कौन कौन सी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करते टाइम पे उनकी क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। इस तरीके के सवाल जो है इंटरेस्टिंग है। एयर क्वालिटी पॉल्यूशन से रिलेटेड सवाल जो है यूपीएससी का ये सवाल है, ये पुराना ज़रूर पूछती है। वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, नॉइज पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, इस तरीके के सवाल हमेशा आपको मिलेंगे। तो जो पॉल्यूशन एज अ टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बताइए कौन कौन से इसके अंदर 1 2 3 1 2 3 4 1 4 5 एंड 1 2 3 4 5 सारे कौन सा इसके अंदर गैसेस को हम मेजर करते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मेजर करते हैं,
तो इसका जवाब जो है बी है। बी का मतलब 2, 3, 4 कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर नहीं करते और मीथेन को भी मेजर नहीं करते, तो मोनोऑक्साइड को, नाइट्रोजन ऑक्साइड को और सल्फर डाइऑक्साइड को मेजर करते हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स डजन इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, तो ये दो गैसेस को नहीं करते। ये जो है आपके लिए कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हर बार जैसे ही विंटर्स आने वाली होती हैं बोला जाता है कि किसान जो है वो अपना पराली जला रहे हैं, इसकी वजह से धुआं हो गया, इसकी वजह से एयर पॉल्यूट हो गई है। वो ये नहीं समझ रहे हैं हम लोग कि वही व्हीकुलर पोल्यूशन कितना ज़्यादा है हमारे सिटीज़ के अंदर, और जब सर्दी वाला वो मौसम आता है तो क्या कहते हैं, हवाएं जो है कम चल रही होती है, तो वो एयर जो है कॉन्सेंट्रेट हो रही होती है उसी जगह पर, तो घर ख़राब होती जाती है। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि किसानों के पराली जलाने से बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन उससे ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं आपके व्हीकल जो आपके खुद की सिटी में मौजूद हैं। आपके चारों तरफ जितनी इंडस्ट्रीज़ को आपने जगह दे रखी है वो ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं एज़ कम्पेयर टू पराली जलाने के। पराली जलाते हैं किसान क्योंकि आपने उनको एक अच्छा अल्टरनेटिव नहीं प्रोवाइड किया। आप जो उनको अगर एक गरीब किसान की बात करें, उसके पास इतना पैसा थोड़ी होता है कि वो अलग से केमिकल ला के लेकर आए और उसको अपने खेत में डाले और पराली को जलाने की बजाय उसी के बीच में वो गल जाए। उतना उसके पास पैसा नहीं होता। वो बेचारे पहले ही अपने उनका जो MSP जो प्राइस है वो भी उतना ज़्यादा है नहीं जितना उनकी मेहनत लगती है, और कितने ज़्यादा लोग जो होते हैं एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड रहते हैं। तो उसकी वजह से मतलब अगर हमें इसको रोकना है, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है एट द टाइम वो जो सीज़न है, तो हमें जो है अपने किसानों को मेजर्स अवेलेबल कराने पड़ेंगे, उनको एजुकेट करना पड़ेगा, तब जाके हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच। दीज वर द सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके काफ़ी ज़्यादा लर्निंग हुई होगी। सो पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।